सौम्या अवस्थी। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें, जहां केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से सीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद कॉकरोच जनता पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास का बयान सामने आया। 2 घंटे के इंतजार के बाद 10 मिनट मिले, हमने अपनी मांगों का पत्र सौंपा। नड्डा ने बातचीत का भरोसा दिया है, हमारी बातों को अच्छे से सुना गया, समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील। तो देखिए, इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है, जहां सुबह से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। संसद कूच की जो ये तैयारी थी, सुबह से आपने तस्वीरें देखी, जब संसद की तरफ प्रदर्शनकारी बढ़ने लगे तो पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा और आंसू गैस भी छोड़ने पड़े। अब उसी बीच ये एक सार्थक खबर सामने आई है, पॉजिटिव न्यूज सामने आई है, जहां जेपी नड्डा और सीजेपी ने आपस में बातचीत की है। सीजेपी ने अपनी सारी मांगों को जेपी नड्डा के सामने रखा है और ये बाद में सभी को बताया भी कि हमारी मांगों को बहुत ध्यान से सुना गया, बहुत तरीके से सुना गया और इस पत्र में सब कुछ लिखा गया। जो जो मांगे हैं सीजेपी की, कॉकरोच जनता पार्टी की जो जो मांगे हैं, उसको इस पत्र में बाकायदा मेंशन किया गया, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, कंपनसेशन है 1 करोड़ रुपए का, जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और आश्वस्त करना चाहिए कि आने वाले समय में दोबारा कभी पेपर लीक नहीं होंगे। तो बता दें कि दिल्ली में आज पूरा दिन हंगामेदार रहा, कई रास्ते भी बंद थे, जहां पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा प्रदर्शनकारियों। हालांकि पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि संसद की तरफ कूच किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। तो देश की राजधानी दिल्ली आज लोकतंत्र, विरोध, सत्ता और कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी जंग का मैदान बन गई। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन जो तस्वीरें दिल्ली से सामने आई, उन्होंने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ संसद चल रही थी, दूसरी तरफ संसद की ओर बढ़ती हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़। एक तरफ लोकतांत्रिक अधिकारों की बात हो रही थी, तो दूसरी तरफ पुलिस की सख्ती, बैरिकेडिंग, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दिखाई दे रहे थे। जंतर मंतर से शुरू हुआ सीजेपी का संसद मार्च। जैसे जैसे संसद की ओर बढ़ा, वैसे वैसे राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था और सियासी तनाव दोनों बढ़ते चले गए। संसद भवन के आसपास सुरक्षा का घेरा और मजबूत किया गया। संसद का मुख्य द्वार बंद करना पड़ा। नई दिल्ली के कई इलाकों को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने लगे, फिर धक्का मुक्की हुई, हालात बिगड़े, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़े गए। कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल भी हुए, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। इतना ही नहीं, जिस जंतर मंतर से कई दिनों से सरकार के खिलाफ आंदोलन की आवाज उठ रही थी, पुलिस ने उसी धरना स्थल को पूरी तरह खाली करा दिया और सीजेपी का मंच हटवा दिया गया। प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया गया, यानी आंदोलन का सबसे बड़ा प्रतीक माने जा रहे मंच पर भी पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। लेकिन इसी बीच पूरे घटनाक्रम ने अचानक एक नया मोड़ ले लिया। राजधानी में गृह सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के बीच हाई लेवल बैठक हुई। सुरक्षा हालात और आगे की रणनीति पर मंथन हुआ। दूसरी तरफ टकराव के बीच बातचीत की कोशिशें भी तेज हुई। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर संगठन की मांगे सरकार के सामने रखी। करीब 2 घंटे के इंतजार के बाद हुई इस मुलाकात में सरकार ने मांगों पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिया। उधर सरकार की ओर से बातचीत का संदेश मिलने के बाद सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी, यानी सड़क पर संघर्ष जारी है। लेकिन सत्ता के गलियारों में संवाद के दरवाजे भी खुलते दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतांत्रिक विरोध का जवाब लाठी और आंसू गैस नहीं बल्कि बातचीत होनी चाहिए। विपक्ष का आरोप यह है कि सरकार विरोध की आवाज को दबा रही है। तो आज सवाल सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं, सवाल लोकतंत्र की उस सीमा का है जहां विरोध का अधिकार और कानून व्यवस्था आमने सामने खड़े दिखाई दिए। सवाल यह भी है कि क्या संसद की सुरक्षा के नाम पर पुलिस की कार्रवाई जायज थी, और सवाल यह भी है क्या लोकतंत्र के नाम पर सीजेपी का यह प्रदर्शन भी जायज है, क्योंकि जंतर मंतर का जो मंत्र है वो देश के हर एक नागरिक के लिए है कि वो अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के सामने रख सके। लेकिन हिंसा का अधिकार किसने दिया? संसद की ओर जो कूच की गई ये किस हद तक सही था? क्योंकि सवाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है, सवाल लोकतंत्र के तरीके का है, सवाल विरोध के अधिकार का है और सवाल सत्ता के जवाब का भी है। तो आज की ये 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी संसद भवन पहुंच चुके थे। पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही थी, लेकिन छात्र रुकने का नाम नहीं ले रहे थे या प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दूसरी तस्वीर, संसद भवन के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि अगर अभी की बात करें तो शांति है, जहां बैरिकेड्स लगाए गए थे वहीं पर बैरिकेड्स मौजूद हैं, यानी पूर्ण रूप से शांति है। तीसरी तस्वीर, प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़े गए। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जब प्रदर्शनकारी संसद के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे, उस बीच पुलिस को ना चाहते हुए भी आंसू गैस छोड़ने पड़े। चौथी तस्वीर, प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया गया। इसी पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जो छात्र अपनी मांगों को लेकर संसद तक पहुंचना चाहते थे उन पर लाठी चार्ज क्यों किया गया। और जो सबसे बड़ी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, प्रदर्शनकारियों की सभी के हाथों में तिरंगा था और पोस्टर बैनर लेकर एक ही मांग थी, हमारी मांगों को माना जाए। और उन मांगों में बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और जिन बच्चों ने सुसाइड की है इस पूरे मामले में, पेपर लीक के मामले में, उनको कंपनसेशन दिया जाए। हालांकि जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है और माना जा रहा है कि अब धीरे धीरे चीजें सामान्य हो जाएंगी। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, अश्वनी शाही प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, रविंद्र प्रताप सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और रवि प्रताप सिंह प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सबसे पहले अश्वनी शाही आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। आज दिल्ली में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े नजर आए और आखिर में जेपी नड्डा ने उनसे मुलाकात की और आश्वस्त किया कि उनकी सभी मांगों को माना जाएगा। तो इतना लंबा इंतजार क्यों किया गया? अगर ये पहल पहले ही कर दी जाती तो? अश्वनी शाही जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है सर। जी, लोकतंत्र में किसी को भी प्रदर्शन करने का अधिकार है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन, अपने अधिकार को मानने का, मनवाने का, प्रदर्शन करने का अधिकार है। आपने सवाल किया कि पहले मान ली गई होती, तो वार्ता का तो पत्र आज गया है 11 बजे माननीय जेपी नड्डा जी के पास। उसके पहले तो ठीक है, नीट के लिए ये लोग बैठे थे कि नीट के आखिर मुद्दा तो नीट ही तो था, शायद अगर मैं गलत नहीं हो तो मुद्दा नीट का ही था। तो उसके पहले कोई वार्ता का कोई प्रयास नहीं किया गया, कोई पत्र नहीं गया। माननीय जेपी नड्डा साहब का ट्वीट उठाकर देख लीजिए, उन्होंने ट्वीट भी किया। ये लोग गए, 3 मांगे रखी, प्रमुख मांग कि वांगचुक जी को रिहा कर दिया जाए जो कहीं गिरफ्तार ही नहीं है, दूसरा धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा और जो पीड़ित है उनको मुआवजा। तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ये तो जो है अब कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी सरकार जाने की कैसे, क्या उनका इस्तीफा होना है या नहीं होना है, क्या उनके इस्तीफा दिलाने से इस पर क्या असर पड़ जाएगा, क्योंकि उनके खिलाफ तो एक साजिश हो रही है। जब से वो 2020 के नई शिक्षा नीति ले आए हैं तो विरोधी दलों के आंख में खटकने लगे हैं, तो इस्तीफा मांगना इन लोगों ने चालू किया। और मुआवजे की बात, वो एक हानि हुई है, किसी के भी बच्चे की मौत दुखद होती है, वो सरकार उस पर फैसला लेगी जो लेना होगा। 3 मांगे थी। लेकिन इस राजनीति करने के लिए जो ये पार्टियां हैं, इन्होंने मुखौटे का प्रयोग क्यों किया? लोकतंत्र में पत्थरबाजी करने का शांतिपूर्वक प्रयोग कर रहे हैं, पुलिस वाले घायल हैं, उनके लिए क्या कहा जाए?
वहां पर देश विरोधी नारे लग रहे हैं, उसके लिए क्या कहा जाए? वहां पर यह कहा जा रहा है नेपाल बना देंगे, उसके लिए क्या कहा जाए? उन्होंने कहा संसद उखाड़ देंगे। ये कौन से शांतिपूर्वक धरने और लोकतंत्र में जो है विरोध प्रदर्शन का ये तरीका है? ये तो मुझे लग रहा है कि ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की एक साजिश है, जो मुखौटे के रूप में ये लोग आगे बढ़े थे। अभी सब खत्म हो चुका है। अभिजीत दीपके के एक एक ग्रुप, हम व्हाट्सएप ग्रुप पर हम लोग नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इसमें एक दो लोग मर जाते हैं तो सरकार के ऊपर प्रेशर बनेगा। कोई बात नहीं, मरने दो। स्थितियां ये हुई है तो इसका मतलब सोनम वांगचुक जी को इन लोगों ने शहीद करने के लिए आगे बढ़ा दिया था। अपने तो आप लोग घंटे पहले ही नहीं बीते, मिलाते ये ना भाग गए सोनम उसके। वांगचुक से। आपकी सरकार से कोई सोनम वांगचुक का हाल जानने के लिए पहुंचा था क्या जंतर मंतर? देखिए, जंतर मंतर एक प्रोटेस्ट करने की जगह है और वहां पर अधिकारी रहते हैं। वो अधिकारी गए होंगे, उनसे मुलाकात हुई होगी। सोनम अधिकारी क्या वांगचुक कर जो रहे हैं है, सर? एक मिनट सौम्या जी बहुत अच्छा सवाल है, मुझे पूरा कर लेने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सोनम वांगचुक जी नीट के लिए हिंदुस्तानी लड़कों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अच्छी बात है। मगर उनके जो है उस मंच पर माता सीता के नाम का उपहास किया जाए किसी मस्खरे के द्वारा, वहां पर नाम रहेगा वहां का नारा लगाया जाए, वहां पर वो महिला आ जाए जो कहे कि कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, और सोनम वांगचुक स्वयं ये कहते रहे जब चीनी सीमाएं अंदर आएंगी तो हम लेकर आएंगे। तो क्या कहा जाए, किससे मिलने जाए? कौन ऐसा व्यक्ति बैठा था? अखिलेश यादव जी बैठे थे, राहुल गांधी जी बैठे थे, या केजरीवाल जी बैठे थे, जो किसी देश के किसी न किसी अच्छे पद पर बैठ चुके हैं या बैठे हैं, उनसे मिलने चले जाते। लेकिन जब देश विरोधी नारे लगाने वाले, देश विरोधी काम करने वाले इस तरीके की बात करेंगे, तो आज सरकार के पास उनका प्रस्ताव गया, माननीय नड्डा साहब उनसे मिले और उनको संतुष्ट किया। आज देखिए सारा सम्मोह उखड़ गया इन लोगों का, गए ये लोग। लेकिन उस बीच में इन मासूम बच्चे जो आए हैं, 8-9 साल के बच्चे उस प्रदर्शन में थे और 70 साल के लोग भी थे। इन लोगों में अगर कहीं पर कोई घुस गया होता अगर, और कोई अनहोनी हो जाती है संसद पर, उसका जिम्मेदार कौन होता? इस सवाल का भी जवाब इन राजनीतिक दलों से ले लीजिएगा। रविंद्र प्रताप सिंह जी समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, जवाब दीजिए कि किसी को प्रोटेस्ट करने से नहीं रोका गया, जंतर मंतर और बाकायदा इतने दिन से वो शांतिपूर्ण जब प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं किसी ने कोई डिस्टरबेंस नहीं किया। अब आज संसद भवन तक कूच कर दिया और अंदर घुसने का प्रयास किया जा रहा था। ये तो कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात हुई ना। ये तो आप पूरी व्यवस्था को गड़बड़ाने का प्रयास था। रविंद्र प्रताप जी, रविंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, रविंद्र जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं रवि प्रताप सिंह जी आपके पास आऊंगी। सेम क्वेश्चन आपके लिए भी सर। देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि आज मेरे मित्र अभी शाही जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जाने के उनका इस्तीफा होगा कि नहीं होगा। उनको हम ये बता देना चाहते हैं कि वो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं और उनको ये भी पता नहीं कि इस्तीफा होगा कि नहीं होगा, तो फिर प्रवक्ता किस बात के हैं? दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के वो शिक्षा मंत्री नहीं है, वो भारत की सरकार के शिक्षा मंत्री हैं और अपने मंत्री परिषद में किसको रखना है किसको नहीं रखना है इसका विवेकाधिकार और विशेषाधिकार प्रधानमंत्री को होता है। तीसरी बात, इन्होंने ये कहा कि कौन उनको बात करने के लिए पत्र दिया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान की व्यवस्था के अनुसार रविंद्र भाई, शाही जी, तंत्र जाता है जनता के पास, जनता नहीं जाती है तंत्र से बात करने के पास। जब भी रामलीला मैदान में कहीं भी इस तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं, सरकारें आगे बढ़ के जाती हैं उस एजिटेशन को शांत करने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए। आप इतने निरंकुश हो गए कि देश की जनता ने आपको अपने इस्तकबाल के लिए चुना, भरोसा व्यक्त किया, आपको नीतियां बनाने की जिम्मेदारी दी कि आप एक देश को संप्रभु राष्ट्र के तौर पे आगे बढ़ाएं, जीविका का व्यवस्था करें, और आप कहते हैं कि हमसे कोई बात करने आ जा रहा है।
रोज आप टीवियों पे देख रहे थे और आप कह रहे हैं कि वहां अधिकारी रहते हैं, कोई बात करने गया होगा। अगर इतनी संवेदनहीनता आपकी है कि आपको यह भी नहीं पता राष्ट्रीय पार्टी के आप प्रवक्ता है कि कौन गया कौन नहीं गया, तो फिर ये तो भगवानी मालिक है। वहां पुलिस के लोग बातचीत करने नहीं जाते हैं। जो जंतर मंतर 200 मीटर का एरिया है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं, उनका काम बातचीत करना नहीं है। आपका कोई पत्र होगा तो पहुंचा देने का उनका काम है। तीसरी बात मैडम ये बताइए, ये यूथ नौकरी मांगने नहीं गए थे, ये यूथ सरकार से उस नकारेपन के हिसाब भी मांगने नहीं गए थे कि 2 करोड़ का आपने वादा किया नौकरी के नहीं दे रहे हो। वो तो कह रहे थे मेरी योग्यता को जांचो, मैंने रात रात भर दिन भर पढ़ाई की है, मेरी काबिलियत को जांच करके मुझे आगे पढ़ने का मौका दो, मैं बढ़िया डॉक्टर बनूंगा। वो ये कह रहे थे, आपसे ये नहीं कह रहे थे कि हमें आपने नियुक्ति क्यों नहीं दिया। दूसरी बात, आपको अगर ये सारे यूथ देशद्रोही लग रहे हैं, सोनम वांगचुक जी भी देशद्रोही लग रहे हैं जिन्होंने सेना के लिए सेना को समर्पित टेंट बना दिया। आरपी सिंह जी थोड़ा सुधार कर लीजिए, ये यूथ हमें देशद्रोही नहीं लग रहे हैं। नहीं बोला, 20 बोला नहीं, मैंने इन यूथ को नहीं कहा, इसलिए मैं सुधार रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सोनम वांगचुक को मैं कह रहा हूँ, कहता था आगे भी कहता रहूंगा। सुन लीजिए, आपकी सरकार ने सोनम वांगचुक को पद्मश्री दिया है, पद्म भूषण दिया या पद्मश्री दिया, मैं अगर सही हूं तो। दूसरी बात कि सोनम वांगचुक ने इस देश की सेना को उस 50 डिग्री माइनस टेम्परेचर में सरवाइव करने के लिए टेंटेस बनाए और आर्टिफिशियल आइस का बर्फ बनाया जहां से पानी लेह में नहीं आ जाता है, जिसको विश्व उसका अध्ययन कर रहा है। और मेरा बेटा भी उसी लेह में शहीद हुआ था, मैंने नौकरी किया है लेह में, मैं जानता हूं कि जीवन कैसे होता है। और ये जो लोग गए थे, वो लड़का जो कल तक पैरों पे गिर करके एक टेंट को डालने की आपसे उस पुलिस वाले के पैरों पे साष्टांग दंडवत करके मांग रहा था, तो देशद्रोही का पत्थर चला रहा था। और जनता संसद में बैठने के लिए अगर चुन के भेजी है तो आप उत्तरदायी हैं जनता के प्रति, संविधान के प्रति भी। और वो तोप से उड़ाने अटैक करने नहीं जा रहे थे, अपनी बात को सुनाने जा रहे थे। अगर भगत सिंह ने भी इस असेंबली में बम नहीं फेंका होता गड़बड़ा रही थी ना, ये भी तो देखना होगा। ये अभी देखिए शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत हुई जेपी नड्डा के बीच में और सीजेपी के बीच में, तो उनकी मांगों को अच्छी तरीके से सुना गया। लेकिन अब संसद भवन के अंदर घुसने का प्रयास किया जा रहा है, इसको कैसे अलाउड कर देंगे? अगर आपकी गवर्नमेंट होती दिल्ली के अंदर तो क्या आप ऐसा करने देते? मैडम आप ये बताइए, संसद भवन तक जाने की बात आई क्यों आई? जब बहरी अंग्रेज सरकार बात नहीं सुनती थी तो भगत सिंह ने बिना छर्रे वाला असेंबली में बम फेंका आवाज पहुंचाने के लिए। ये तो इतनी बहरी सरकार है कि इनको इस देश की युवाओं की आवाज और पीड़ा नजर नहीं आ रही है। कह रहे कि भाई कंपनसेशन हो जाएगा। अरे जिनका एक लड़का होगा, सिंगल चाइल्ड मदर होंगे, उनका क्या हाल होगा भाई? दर्द क्या होता है खोने का हमसे पूछिए। सब लोग नहीं जानते हैं कि देश पे क्या होता है, बातें बहुत लोग कर लेते हैं। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, क्या इस देश के सारे विपक्षी राजनीतिक दल देशद्रोही हैं? और आप कभी चीन के ऊपर आरोप लगाते हैं, कभी अमेरिका के प्रति। अरे 100 बार जिस ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बेइज्जत किया, उसके ऊपर एक बार भी बात नहीं करते हैं। ट्रंप की हैसियत है कि हमारे प्रधानमंत्री के बेइज्जत करते हैं। ठीक है सर, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से इस मुद्दे को उठाया है? तो चीन की सेना अंदर घुसवा दी जाए, जैसे आप लोगों ने जमीन दे दिया। सुन लीजिए, मैं आप बता देता हूं। मैडम सुनिएगा, एक मिनट सुनिए, अभी दूसरे को भी मौका देंगे। सुनिए, नहीं सुनिए, 4000 वर्ग किलोमीटर आपने दे दिया। फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग हम करते थे। नेहरू जी ने नहीं आप नौकरी किया, नेहरू जी ने कितना दिया था बताइएगा? नेहरू जी ने कितना दिया था वही बता दीजिए भाई देश को। नहीं, युद्ध में हारे। नेहरू जी ने दिया नहीं? हारे, नेहरू जी ने दिया। अरे युद्ध में हारे हम। अच्छा, तो आपके देश हारा, आपके सांसद बोल बंद कर जी ने क्यों कहा कि नहीं दिया? आपने दिया। सांसद महादेवी ने क्यों कहा कि आपका भी गंजा है, ये भी उपजाऊ नहीं है, इसको भी दे दिया जाए? क्यों कहा भाई? हटाने का के सांसद ने विरोध किया, मैं नहीं कर रहा। अरे जंगला में सांसद किया उसका जवाहरलाल नेहरू जी का सदन में भी विरोध किया। आएगा तो बोलिएगा, समय आएगा तो बोलिएगा, मुझे अपनी बात रखनी है। बैठा जंगला में मेजर शैतान सिंह 1962 में जब जीते तो 63 से आज तक वहां हमारी एक
मेमोरियल थी, आपने बफर जोन में उसको बदल दिया। मैं फिंगर 8 तक नौकरी किया हूं मैं, और फिंगर 8 तक हम पेट्रोलिंग करते थे। आपने उसको रोका, कहते हैं न कोई आया न कोई गया। अरे हम तो युद्ध में हारे भाई, मानते हैं इसको हारे। ठीक है सर, अभी बिल्कुल सर, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूँ। ठीक है सर, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूँ, लेकिन अभी जिस मुद्दे पर है मैं चाहूंगी आप उस पर ही बहस करें। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? कांग्रेस पार्टी का क्या एक लफ्ज, एक कमेंट राहुल गांधी का नहीं इस पूरे मामले पर? युवा गूंज एक अलग कार्यक्रम चलाने की तैयारी है। अब जब इतना बड़ा आंदोलन हो रहा था तो आज दिखाई देने चाहिए थे राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा। देश का एलओपी शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर का एक वक्तव्य नहीं आया, होम मिनिस्टर का एक वक्तव्य नहीं, कोई केंद्रीय मंत्री एक शब्द नहीं बोला। तो आप क्या राहुल गांधी को समझती हैं वो हम और हमारी पार्टी रोज बोल रही है, तमाम हमें प्रवक्ता बोल रहे हैं, नेता बोल रहे हैं। तो सर इतना बड़ा मंच मिला था आप लोगों को, मंच मिला था ना सर इतना बड़ा, क्योंकि विपक्ष तो इन मुद्दों को उठा नहीं पाया ढंग से। अब जब जेपी ने ये मुद्दा उठाया और जेपी नड्डा ने मुलाकात करके ये आश्वस्त किया कि नहीं भाई हम आपकी मांगों पर ध्यान देंगे, इन मांगों को समझा जाएगा, तो ये तो विपक्ष के लिए बहुत शर्म की बात है। ये तो विपक्ष के लिए बहुत शर्म की बात है। करा दें, इस्तीफा आज ही करा दें, चलिए छोड़ दीजिए, कंपेंसेशन कर दीजिए, इस्तीफा करा दीजिए आज आप। अरे सर इस्तीफा होगा या नहीं होगा वो तो अगर इस्तीफा हो भी जाता है ना तो सर उसमें सीजेपी की जीत है। विपक्ष कहाँ है देश का? विपक्ष क्या कर रहा है? राहुल गांधी ने एक कमेंट किया, क्या आप मुझे बताइए मैडम, इस प्रोटेस्ट में साथ दे देते ना आप लोग? राजनीतिक पार्टियां आएंगी और जाएंगी, या देश जीतना चाहिए, देश रहना चाहिए, लोकतंत्र जीतना चाहिए, युवाओं का इस्तकबाल जीतना चाहिए। हम इनके साथ हैं, हमें मंच युवाओं से नहीं लेना है, न इनके जैसे हम आपदा में अवसर तलाशते हैं, ये आपदा में अवसर तलाशते हैं। हम तो समर्थन करते हैं, देश रहेगा, देश के लिए सोचेंगे, देश को आजाद कराया, देश का सृजन किया, देश को बनाया और देश को बनाते रहेंगे। इनके जैसे न चोरी करेंगे, न डकैती करेंगे, न युवाओं पे लाठी चलाएंगे, न युवाओं पे आंसू गैस चलाएंगे। सर देखिए, अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की जिम्मेदारी विपक्ष की होती है और विपक्ष ये काम नहीं कर पाया, तो एक सोशल मीडिया पर बने हुए पेज ने यहां तक पहुंच करके दिखा दिया और देश का विपक्ष असफल रहा। ये आप लोगों के लिए सोचने का विषय है कि जनता अब आप पर विश्वास नहीं कर पा रही। ठीक है सर, रविंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र प्रताप सिंह जी, आज का ये जो पूरा प्रदर्शन रहा इसे कैसे देखते हैं? और अब तो देखिए जेपी नड्डा ने मुलाकात भी कर ली, अब तो मांगों को मानी जाने की तैयारी भी है। सौम्या मैम, समाजवादी पार्टी अब जो कुछ भी हुआ जंतर मंतर से लेकर संसद के बीच में, जो भी भारतीय जनता पार्टी ने बर्बर कार्रवाई की है उसकी निंदा करती है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने इस डिबेट में प्रदर्शनकारियों के ऊपर असंवैधानिक शब्द बोलते हैं उसकी भी निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, जन विरोधी है और हिंदू विरोधी है। उसका चेहरा आज सामने आ गया। खाली भारत में नहीं, पूरे विश्व में ये चेहरा सामने आ गया है। और युवाओं द्वारा जो सामान्य विषय थे, युवाओं से जुड़े विषय थे, पेपर लीक के, नीट परीक्षा के, जिसमें 21 छात्रों की जान जा चुकी है, एक शब्द नहीं बोला है। श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की गई अनेक स्थानों पर, भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति भी नहीं गया। तो इस परीक्षा में धांधली और बेरोजगारी को लेकर मूल रूप से धरना था। भारतीय जनता पार्टी का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया और भारतीय जनता पार्टी रोज वहां पर दंगे कराती रही, कभी हिंदू संगठन को बेच के, कभी आरएसएस वालों को बेच के, उसको जो भी इनका प्रोपोगंडा सेल है वहां पर प्रोपोगंडा कराती रही। तो निश्चित रूप से आक्रोश पनपना जाहिर सी बात है। और जब वो धरना स्थल पे एकदम शांतिपूर्ण तरीके से धरना भी दे रहे थे, अनशन भी कर रहे थे, तो उस समय जाके सोनम वांगचुक जी को एक तरीके से अपहरण करके ले आए, पर्दा डाल के, कपड़े डाल के अपहरण करके ले आए। तो उन्हें मरने के लिए तो नहीं छोड़ा जा सकता था ना सर। उनकी तो तबीयत बिगड़ रही है, वो एक बुजुर्ग व्यक्ति है और अगर उनकी तबीयत बिगड़ रही है और डॉक्टर्स लगातार सलाह दे रहे हैं कि इन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, इन्हें अस्पताल में भर्ती का कोर्ट आदेश कर रहा है, उसके बाद उनको वहां से ले जाया गया अस्पताल में भर्ती कराने के लिए। सौम्या जी, आपको ये मालूम होना चाहिए, जब किसी भी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में दिया जाता है तो सबसे पहले उसके परिवार को इन्फॉर्म किया जाता है। उनकी श्रीमती जी ने
श्रीमती जी कोर्ट में गई हैं कि ऐसी हरकत करते समय हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया। अभी हमारे आपके बीच की बात नहीं है, कानून की बात है, कानून बताए। तो ये घटना याद किस चीज की दिलाती है हम लोग को? 1989 में 3-4 अप्रैल के बीच में चीन में इस प्रकार की घटना घटित हुई थी। अब मुझे लगता है 1 लाख छात्र इकट्ठा हुए थे चीन के तियानमेन चौराहे पे, चौक पे, और 3-4 की रात में चीनी सरकार ने टैंकों से, लाठियों से और जितना भी घातक हथियार हो सकते हैं उसका प्रयोग करके 10,000 छात्रों को मार दिया था। और तब एक शी जिनपिंग पनपा था। नरेंद्र मोदी जी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, वो शी जिनपिंग बनना चाहते हैं कि भारत में चुनाव ना हो। कैसे आप ऐसे कैसे तुलना कर रहे हैं सर? अकेला सब पर भारी। आप कैसे तुलना कर रहे हैं? देखिए आज प्रोटेस्ट उग्र हुआ, जैसे प्रोटेस्ट उग्र हुआ, जेपी नड्डा ने, सरकार के प्रतिनिधि है ना, इतने बड़े व्यक्ति हैं, उन्होंने मुलाकात की है और आश्वस्त किया। खुद वो सीजेपी जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो ट्वीट करके ये लिख रही है कि संतोषजनक वार्ता रही है और हम अभी सबसे संवेदनशीलता बरतने की अपील करते हैं। तो आप लोग इस मामले को तूल क्यों दे रहे हैं? जेपी नड्डा किस नंबर पे आते हैं मैडम? सर बीजेपी के प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री हैं। अब इससे ज्यादा बड़ा पद आपको क्या चाहिए होगा? क्या नहीं, कल तक सोए थे ये, जब रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है, कल तक सोए थे। आज जेपी नड्डा बहुत बड़े हो गए तो सरकार तक बात पहुंच रही है ना सर? कल तक आप लोग यही कह रहे थे कि कोई पहुंचे सरकार का व्यक्ति, कोई सरकार का व्यक्ति पहुंचे। नहीं, बात करने पहुंचे, ये बिल्कुल बात करने नहीं पहुंचे। लाठियां चलवाने के बाद उन लड़कों ने जब ज्ञापन दिया तब बात कर रहे हैं, घरों में बात कर रहे हैं। नियम ये संविधान का कि आप जाएं, जनता के दरवाजे पे सरकार जाती है, जनता सरकार तक नहीं आती है। जनता की समस्याओं का समाधान के लिए सरकार नियम बनाती है। कमजोरी होने पे, कोई बात होने से पारदर्शी तरीके से संवाद जनता से करती है आगे बढ़ के, क्योंकि हम एक तरह से तो अपना नुमाइंदा भेजे हैं। अब तो मतलब एप्रिसिएशन बनता है ना सर? अब तो सरकार के लिए एप्रिसिएशन बनता है कि बातचीत की गई है, समय रहते बातचीत की। अगर सरकार आज भी बातचीत ना करती तो कल कुछ और बड़ा हो सकता था। This is the matter of political depreciation in spite of appreciation. ठीक है, ये नेवर डेमोक्रेटिक के लाइन से, ये तो एप्रिसिएशन की बात अभी आप कर रहे थे। इनको केवल हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, चाइना यही दिख रहा है कि वहां भी नारे लग रहे थे। कौन नारा लगा रहा था भाई? सर नारे तो सोशल मीडिया का जमाना है सर, आपने भी देखे होंगे ऐसे सर सवाल तभी उठते हैं ना जब जो मंच जिस चीज के लिए सजाया गया हो उसके अलावा वहां पर सारी बातें हो रही हैं, तो सवाल अपने आप उठ जाते हैं। जिस बंदे को नीट का पता नहीं था वो कह रहा था कुचल देंगे हिट मार के। कौन था वो बंदा जो जय श्री राम का नारा लगा रहा था? उसको नीट का फुल फॉर्म पता नहीं था, वो भी छात्र बन के गया था। वो तो सीजीपी के लोग नहीं थे, इनके लोग कह रहे थे कि हम हिट मार देंगे। आक्रोश पे कल तक हिट मार के खत्म कर रहे थे, कुचलने की बात कर रहे थे, आज ये कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं। कम से कम अपनी कथनी और करनी में तारतम्यता लाइए। ठीक है, अश्विनी शाही जवाब दीजिए, इस देश का भाग्य समझिए। अश्विनी शाही जवाब दीजिए। विपक्ष ये पूछ रहा है कि सरकार को जाना चाहिए था उन लोगों के पास, क्योंकि वो देश के छात्रों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, देश का छात्र प्रदर्शन कर रहा है। जब वो ही पहल कर रहे हैं तब आपने उनकी बात को सुन लिया, और तब सुना जब इतने लंबे वक्त तक सोनम वांगचुक भूखे रहे, भूख हड़ताल पर बैठे, तो आप लोगों को पहले ही जंतर मंतर पर पहुंच जाना चाहिए था। आज कांग्रेस इतनी अक्षम हो गई राजनीतिक रूप से कि उनको इन युवाओं के पीछे छुपकर जो है, सीजेपी जैसी पार्टी के पीछे छुपकर, जिनका कोई अभी अस्तित्व नहीं है, जुमा जुमा 4 दिन, ये तो 125 साल पुरानी पार्टी है, इस तरीके की राजनीति करनी पड़ रही है। राहुल गांधी जी अभी गए थे, एक बच्चे ने पूछ दिया, छात्रों को संबोधित कर रहे थे, पूछ दिया कि शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन करना चाहते हैं, हकलाने लगे, कुछ जवाब नहीं दे पाए। एक 10 साल के बच्चे ने सवाल पूछा, राहुल गांधी को नहीं पता था, तो क्या करेंगे। तीसरी बात, अभी इन्होंने कहा हमारे आरपी भाई ने कि वहां पर तोप चलाने नहीं गए थे छात्र। अच्छी बात है, एकदम सही कह रहे, तोप चलाने नहीं गए थे। कर्नाटका में अभी पिछले साल जो है किसान एमएसपी मांग रहे थे, बिजली का दाम बढ़ गया था, तो लाठियों से किसानों को पिटवा गया, वो तोप चला रहे थे क्या उनके ऊपर? क्यों लाठी मरवाया भाई आप लोगों ने? कहा भाई, आम आदमी पार्टी के लोग, अभी 9 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही थी, तो अभी वहां पर जो है लोगों को लाठी मरवाया।
तो यहां पर बैठ के इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें, क्या दोहरी मानसिकता है? क्या मतलब अभी एक व्यक्ति चीन की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि चीन में इतने लोगों को मार दिया, दूसरे कह रहे हैं चीन की बात क्यों कर? तो ये लोग जो है उसमें द्वंद्व है। लेकिन जो सच्चाई है सौम्या जी, वो सच्चाई यही है कि वहां पर इन छात्रों की आड़ में उनके जो मास्टर माइंड थे, अब वो चाहे देखिए समाजवादी पार्टी के राजीव राय से लेकर डिंपल जी वहां पर दिखी, वहां पर एक मुजफ्फरनगर के सांसद दिखे, मनीष सिसोदिया दिखे, वहां पर संजय सिंह मार्च करते हुए दिखे। आखिर क्यों भड़का रहे हैं? और अलग अलग जगह पर तो ये सर क्या उनका अधिकार नहीं है क्या? जन जी को आगे आना पड़ेगा, प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है क्या? सरकार से सवाल नहीं पूछेगा क्या विपक्ष? सवाल पूछेगा, लेकिन ये भड़काने का नहीं, राजनीतिक रूप में सवाल पूछे। क्या भड़काया सर? क्या भड़काया? उसके लिए सुनिए ना, उसके लिए सुनिए। हाँ, मैं वही बता रहा हूं। सवाल पूछने के लिए सदन बना है, सदन इन लोगों ने नहीं चलने दिया। क्यों ने सवाल पूछा वहां? माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी कि हम सबसे जवाब देगी, लेकिन सदन 72 मिनट चला, दोनों सदन मिलाकर 72 मिनट। दूसरी ये क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि जैन जी को आगे आना पड़ेगा। राहुल गांधी ने क्या कहा? जैन जी को यह सरकार बदलनी पड़ेगी। तो ये भड़काना नहीं है तो और क्या है? इससे और क्या आगे हो सकता है? आज इन्होंने कहा कि कहां से जान गए ये नारा? भाई जिस पुलिस वाले की आंख पे चोट लगा है, जिसका सर फूटा है, जिसके सीने से खून निकल रहा है, सबका फोटो टेलीविजन चैनल पर है। अब तो वहां लगे हैं भारत विरोधी, वहां पर ये सब लोगों ने देखा है, नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे। भाई ये कौन सा नीट का आंदोलन है? तो आता हूं मैं उस मुद्दे पर कि सरकार ने क्या किया। सरकार ने कानून बनाया नीट के लिए, उसके पहले परीक्षा कराने के लिए भाजपा की एनडीए सरकार जो है इसने ही काम शुरू किया, तो एक संस्था बनी। लेकिन सर सवाल तो देखिए अभी भी वही बरकरार है, जिन बच्चों की जान चली गई, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। देखिए सर बहुत दर्द की बात है कि बच्चे सालों साल तैयारी करते हैं इस उम्मीद में कि उनका पेपर होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए एक बच्चे की तो खबर भी सामने आई थी जहां उसने ये बताया कि मैंने तैयारी की, रिजल्ट आया और मैं उसके बाद पता चला कि मतलब पेपर लीक हो गया, पुलिस के पेपर में ऐसा उसकी घटना। सौम्या जी 10 सेकंड प्लीज। अब उसके पिता ने बाद में कह दिया मेरे पास तैयारी कराने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे बच्चों के लिए अकाउंटेबिलिटी कौन तय कर रहा है? कौन जवाबदेही है? किसकी जवाबदेही है? आप कह रहे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा जब सरकार को लगेगा। नहीं, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सारा चीज ठीक हो जाएगा? सर अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? राहुल गांधी जी जब उनका केस चल रहा तो इस्तीफा दे देना चाहिए उनको, ना संसद होते। लेकिन एक सदस्य खारिज हुई, सुप्रीम कोर्ट चले गए, इनको कुर्सी प्यारी है। दूसरा कोई अगर सही काम करता है, इसी विचारधारा जो कांग्रेस है, को इतिहास पढ़ाया, हम कि महाराज ठीक है, महान थे, ये पढ़ते थे कि अकबर महान था। ठीक है रवि जी, के कब्र पर जाने वाले लोग। सौम्या जी 10 सेकंड प्लीज। ओके रवि जी, ठीक है सुन लीजिए। अश्विनी जी, रवि जी को सुन लीजिए। तो कांग्रेस को जी रवि जी। सौम्या जी, मेरे भाई अभी कह रहे थे कि शिक्षा नीति पे नहीं आए। अरे हम इनको बताना चाहते हैं कि भारत की शिक्षा नीति 1100 ईस्वी में जब हम आजाद नहीं हुए थे तो ऐसी थी कि अंग्रेज एक डेलीगेशन आया था, ऑक्सफोर्ड की नींव पढ़ रही थी और उसने कहा कि इंडियन एजुकेशनल सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल सिस्टम इन द वर्ल्ड। और उसके बाद जब मैकाले ने बनाया उसको तोड़ने के लिए तो हाउस ऑफ कॉमन्स से बड़े गर्व से कहा था कि आई हैव मेड अ पॉलिसी फॉर इंडिया हु मेक अ क्लर्क इन स्पाइट ऑफ कलेक्टर। उसको हमने बदला आईआईटी और आईआईएम बना के, तब हम यूरोप में अमेरिका में 33% इंजीनियर और डॉक्टर भेज पा रहे हैं। अब सुनिए, आपने जो शिक्षा नीति बनाई उसमें आपने डार्विन का सिद्धांत 10 से हटा दिया, क्योंकि आपको जैव विज्ञान का, जैव विकास का क्रमिक सिद्धांत पसंद नहीं। मेंडलीव की आवर्त सारणी आपने हटा दी, क्योंकि आपको पढ़ाना है आरएसएस के माध्यम से कि शरीर पंचभूतों से पढ़ाए। जब पंचभूतों से, पंचतत्वों से शरीर पढ़ाएंगे तो आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं पढ़ाएंगे। आप किसी व्यक्ति को सुनिए, बीच में मत बोलिए।
तब आप जो है भाई अगर आप पालक नहीं दूसरे मजहब संप्रदाय से होंगे, नहीं बोला, बीच में नहीं बोला, मैं सुन लीजिए, शिक्षा बोल रहा हूं। आपने 93,000 स्कूलों को बंद कर दिया, आपने 93,000 स्कूलों को बंद कर दिया, एलिमेंट्री टीचर के आपने नियुक्ति बंद कर दी, आपने 62% सैनिक स्कूल में आरएसएस बैकग्राउंड के लोगों के कंट्रोल में दे दिया, आपने वैज्ञानिकों का जो फंड था इसरो का लगभग बराबर रखा, काम करने की इजाजत नहीं दी, 120 वैज्ञानिक इस्तीफा देके भाग रहे हैं। तो ये सोचिए कि शिक्षा नीति आपने कौन सी बनाई। अरे सुनिए, रवि जी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, रवि जी देखिए, जो आप मुद्दे सेकंड, रख रहे हैं, ये आप जो मुद्दे रख रहे हैं ये शिक्षा के हित के मुद्दे हैं आपके हिसाब से जो आप रख रहे हैं। मैडम 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड। सर यहाँ पे और भी लोग यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड के छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। सर कांग्रेस के पास अगर इतना कुछ है सरकार के खिलाफ तो वो सड़कों पर क्यों नहीं उतरी? मेरा तो सवाल देखिए यही है लगातार कि अगर आपके पास सरकार के खिलाफ इतना कुछ है, आप इतना कुछ जानते हैं कि क्या हो रहा है, आगे क्या हो जाएगा, इससे देश का जो छात्र है वो किस गर्त में जा रहा है, तो आप लोग ने आवाज क्यों नहीं उठाई? ये सीजेपी जिसका भी कोई अस्तित्व नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, उनके लोग अपनी बातों को मनवाने के लिए सड़कों तक उतर आए, लेकिन देश का विपक्ष चुप करके बैठा हुआ है, उनकी आड़ में उनके साथ जाके मार्च कर रहा है। और राहुल गांधी जैसे लोग अब कुछ नहीं बोल रहे हैं, प्रियंका गांधी कुछ नहीं बोल रही, सोनिया गांधी कुछ नहीं बोल रही है, उस पर आप क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? सौम्या जी, जब सीजेपी का प्रदर्शन प्रारंभ हुआ तो वांचुंग जी ने कहा कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व होगी तो मैं इसको खत्म कर दूंगा। छात्रों ने अपने अधिकार मांगे, उसके बाद कितने लोग आए वहां पर? उसके बाद कितने लोग आए? डिम्पल यादव आई, समाजवादी पार्टी से तमाम लोग आए, भीम आर्मी के जो चीफ हैं वो वहां, चंद्रशेखर वहां पर पहुंचे, आम आदमी पार्टी से लोग पहुंचे, पवन खेड़ा मिलने के लिए पहुंचे, राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंचे? मैंने आपको कहा कि हमारे लोग भी पहुंचे, राहुल गांधी के प्रतिनिधि बन के पहुंचे, पूरी बैकअप। जेपी नड्डा आपको प्रतिनिधि नहीं दिख रहे हैं? जेपी नड्डा आपको प्रतिनिधि नहीं दिखते क्या फिर सरकार के? क्या हमारे आपको एक सांसद जो पवन खेड़ा जी मीडिया के हेड है वो प्रतिनिधि नहीं लगते क्या? तो फिर आपको जेपी नड्डा क्यों प्रतिनिधि नहीं लग रहे हैं सर? नहीं, मीडिया के हेड से छोटी हैसियत है जेपी नड्डा की उस मंत्रिमंडल में। मैं कहता कोई अगर विदेश मंत्री गया होता, टॉप 4 मंत्री का गृह मंत्री गए होते। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, और अब पवन खेड़ा और इसलिए है कि राहुल गांधी जी कुछ नहीं होते हुए भी हमारी पार्टी की, अगर राहुल गांधी जाते तो युवाओं में और जोश होता ना सर, राहुल गांधी जाते तो युवाओं में और जोश होता ना सर। ये आप एक्सेप्ट करिए, अगर आप सरकार की 10 कमियों को गिना रहे तो विपक्ष को अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर आप इस तरीके से अपने मुद्दों को उठाते तो दबाव ज्यादा पड़ता, क्योंकि आपकी सीधे कूच संसद के अंदर तक है, आप संसद के अंदर भी आवाज उठा पाते। अगर आप इतनी तेजी के साथ आवाज उठा रहे होते तो ये देखिए कि हम संसद के अंदर आवाज उठा रहे हैं कि नहीं, हम बिल्कुल आवाज उठाएंगे। अगर वहां पे जाते तो इनको मौका मिलता कि राजनीतिकरण हो गया, यही ये लोग चाहते थे। एक व्यक्ति अपना भेज के नारा लगवा के उसको देशद्रोही साबित कर रहे हैं, भारत के टुकड़े इनको वहां भी नजर आ रहे हैं, वो पैर पे गिरा है। जब हिंदू विरोधी नारे लगते हैं वहां पर राम का नाम लेने का कोई तुक बनता था क्या? भगवान राम का नाम मजाक उड़ाने का कोई तुक बनता था? जय श्री राम के नारा इनका व्यक्ति लिया था जिसको नीट का फुल। सर एक कॉमेडियन वहां पर आता है और वो सबसे पहली लाइन ही यही बोल देता है, राम को घेरना शुरू कर देता है। एक प्रोफेसर आती है वो कहती है नाम रहेगा अल्लाह का। सर क्या मतलब वहां पर किसी ने ये बात करने की कोशिश नहीं की कि छात्रों की चिंता किसी को नहीं है क्या? उस आंदोलन की आड़ में अलग तरीके की प्लानिंग चल रही थी? मैं ये कहता हूं सीजेपी का हेड जो पैरों पे गिड़गिड़ा रहा था उस पे एक शब्द साहिब भाई ने बोला, आपने बोला क्या वो नहीं था मानवता का? वो मानवता का हनन था, देश की युवाओं के मान का मर्दा पैरों पे गिड़गिड़ा रहा है। चलिए आरती भाई क्यों गिड़गिड़ा था? कैमरा हटाइए, हम खाना खाएं, वो इसलिए गिड़गिड़ा रहा था। और क्यों गिड़गिड़ा था भाई? कैमरा हटाइए, कैमरा। सर ऐसे जो तमाम वीडियो सामने आए, ठीक है, रवि प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको भी मौका देते हैं, ठीक है।
उनको भी मौका देते हैं। रविंद्र प्रताप सिंह जी, देखिए आज जो सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि सीजेपी जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू एक पेज क्रिएट किया गया, उसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने उससे जुड़ना शुरू किया, क्योंकि छात्र ये समझ चुका है क्या कि विपक्ष से कुछ नहीं हो सकता। उमेश जी, पहले तो मौका तब दीजिएगा, नहीं मैं बैठा रहूंगा जब बोलने का परमिशन दीजिए। जी आपको पूरी परमिशन है। आप तीनों लोगों ने अब तक जितना बोला, मुझे लगा आधा घंटा से ज्यादा हो गया, 1 मिनट में बोल रहा था बस। नहीं सर, अब आपको पूरा तो आप लोगों ने केवल अपने अहंकार की संतुष्टि किया, और जो भी जनता के मुद्दे थे, जो छात्रों के मुद्दे थे, जो युवाओं के मुद्दे थे, उसको कुछ नहीं बोला। चीन जापान सब हो गया यहाँ। चलिए बोलिए। मुझे लगता है कि अपने ज्ञान की जानकारी प्रदर्शित करने से अच्छा होगा कि हम उस मुद्दे पे बोले जिसके लिए आज हम लोग आए हुए। ठीक है सर, बोलिए। अब आते हैं 2-3 बात का उत्तर देके फिर आते हैं मूल में। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि काकरोच जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है। आप भी उसको बार बार कह रही हैं, वो कोई पार्टी नहीं है। आप ही कह रहे हैं कि एक पेज है सोशल मीडिया का। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने मुझे कहा कि मैंने कहा तोप चलाने गए थे, तो ऐसी किसी भाषा का प्रयोग नहीं किया। अब ये बताया चीनी सेना तोप लेके गई थी, 10,000 लोगों को मारा। आरपी सिंह जी ने कहा, आपने गलत सुना कि आपके ज्ञान चक्षु ज्यादा तेज चल रहा है प्रभु। आरपी सिंह जी ने कहा कि वो बच्चे तोप चलाने नहीं गए थे। मैंने उनको संबोधित किया, समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लिया मैंने। जी मैडम नमस्कार। अगर आप हस्तक्षेप करके ही बातचीत करवाना चाहिए तो नमस्कार, ऐसे डिबेटों का मैं आदी नहीं हूँ। रविंद्र प्रताप सिंह जी, देखिए मैं आपको पूरा समय दे रही हूँ, उन्होंने आपकी छोटी सी बात को क्लियर किया। आप सुनिए, सबको समय मिलता है, क्लियर कर सकता है। अगर इसी प्रकार के डिबेट चलानी है। अश्वनी जी, रविंद्र जी, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, जब तक रविंद्र जी बोल रहे हैं तब तक आप लोग बीच में मत बोलिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो उनकी बात कंप्लीट होने के बाद बोलिएगा। जी रविंद्र जी, अब आपको पूरा समय है, अपनी बात कंप्लीट करिए। आपने बार बार कहा विपक्ष नहीं दिखा, लेकिन आप ही ने बार बार कहा कि, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, कि समाजवादी पार्टी के सारे सांसदों का नाम ले लिया, आपके सारे सांसदों का नाम ले लिया, कांग्रेस के सांसदों को लिया। तो आप लोग ही समझिए कि विपक्ष दिखा कि नहीं दिखा। बार बार कह रहे हैं कि वहां पर इतने लोग पहुंचे और विपक्ष भी नहीं दिखा। सर वो ठीक है, अभी मैं आपको बीच में टोकूंगी नहीं, आप कंप्लीट कर लीजिए पहले। फिर कहा कि संसद में घुसने का प्रयास कर रहे थे। मुझे लगता है कि जिन्हें युवा वहां थे उनको सब नियम कानून मालूम है, संसद में कोई भी नहीं घुस सकता है, और न इस प्रकार की कोई व्यवस्था संसद में घुस सकता है। संसद के बाहर उन्होंने अपनी बैरिकेडिंग किया हुआ था, उसके अंदर कोई घुस ही नहीं सकता है। इस प्रकार की बातें कही जाएंगी तो जो उन्माद फैलाने की प्रवृत्ति है, उन्माद ही फैलती है। अब ये जो बच्चे आए थे हमारे, स्वतः स्फूर्त थे, स्वतः स्फूर्त आंदोलन होते हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार आंदोलन हो रहा है। जितने भी विश्व में आज तक बड़े परिवर्तन हो, चाहे जार के विरुद्ध बड़ा परिवर्तन रहा हो, चीन में जब बड़ा परिवर्तन हुआ हो, जब वहां डायनेस्टी हुआ करती थी, इंडोनेशिया में परिवर्तन हुआ हो, तो इस प्रकार के यूरोप के कई देशों में परिवर्तन हुआ हो, छात्रों ने स्वतः स्फूर्त किया है। यह भी स्वतः स्फूर्त था, इसके लिए विपक्ष कोसा नहीं जा सकता है। यहीं पर कोसा जाना चाहिए था सत्ता पक्ष को कि आखिर ये हमारे जो युवा हैं, अपना समय बर्बाद करके, अपनी पढ़ाई बर्बाद करके, भूखे नंगे बरसात में सोए हुए हैं, इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं असफल थी। और सरकार चाहती तो 3 दिन 4 दिन में भी खत्म कर सकती थी। यह नियम है, इस प्रकार के आंदोलन होते हैं। सरकार का कोई भी प्रतिनिधि स्थान पे आता है तो इस प्रकार के आंदोलन खत्म हो जाया करते हैं। तो प्रतीक्षा कर रहे थे, जैसे प्रोफेसर GD अग्रवाल साहब का देहांत हो गया, उसी तरीके से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जैसे इरोन शर्मिला जी पार्टी आंदोलन की 11-12 साल तक, चुनाव लड़ी, खत्म हो गई। जैसे मणिपुर में आंदोलन हुआ, मणिपुर के आंदोलन को विद्रोह में एक प्रकार से बदल के आपने कहा कि हो गया, तो आप यही प्रतीक्षा कर रहे थे और वह हरकत भी किया कि वो अपहरण किया है जो आपने कहा, और आपने कहा उसका जवाब मैं दे चुका हूं, उनकी श्रीमती जी ने कहा है। तो आपने जनता के भावनाओं को कदर नहीं किया। पेपर लीक सैकड़ों पेपर लीक हो गए साहब। और अब एक बात बार बात आ रही है, क्यों इस्तीफा दें और क्यों ना इस्तीफा दें। इस्तीफा एक राजनीतिक सुचिता का मैटर होता है कि जब कोई भी घटना घटित हो जाती है तो संबंधित मंत्री इस्तीफा दे देता है। कांग्रेस से लेके आज तक इसी का अनुपालन हुआ करता था। 2014 तक इस्तीफा दे देते क्या हो जाता, फिर 3 महीना बाद मोदी जी उनको ले लेते।
लेकिन मोदी जी एक अकेला सब पर भारी, वो किसी को कुछ भी मौका नहीं देंगे। तो मुझे लगता है आप युवाओं को समझिए, और सरकार के द्वारा जो उनके खिलाफ ज्यादती की जा रही है उसको समझिए। विपक्ष कोसने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। यही बच्चे वोट डालने जाएंगे, जब विपक्ष भी चुनाव लड़ेगा तो यही बच्चे वोट डालने जाएंगे, यही असली जनता है, इनके माँ बाप ही असली जनता है। बिल्कुल सही कहा सर आप युवाओं को भी कोस रही हैं, युवाओं के बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी कोस रही हैं, और सर आपको मीडिया को कोसने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? अगर आप मुझ पर आरोप लगाएंगे तो मीडिया को कोसने से भी कुछ नहीं होगा। विपक्ष को अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना पड़ेगा, जैसे सरकार को अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा, वैसे विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारियां समझना पड़ेगा, ठीक है? मीडिया पे मैंने एक मिनट, सौम्या जी बस एक मिनट, मैं मीडिया पे एक मीडिया नाम का शब्द भी प्रयोग नहीं किया मैंने, आप कर रही हैं। लेकिन फिर मैं क्या दे रहा हूं, जब आपने मीडिया का, एक मिनट सुन लीजिए, जब मीडिया आपने कही दिया तो इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, जो सरकार की फालतू मीडिया एक शब्द नहीं दिखा पाई। जी धन्यवाद। अच्छा सर, ये आप लोगों को पता कैसे चल जाता है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है? मतलब मैं थोड़ा इस चीज को लेके, पॉजिटिव नहीं कहा मैंने, आप सुन नहीं रही हैं, मैंने पालतू मीडिया कहा। पालतू पॉजिटिव सर एक ही बात है, मतलब पॉजिटिव साइड जो सरकार की दिखा रही हो, तो मतलब आपका वही कहने का मतलब है। अब आज पूरे दिन लगातार प्रदर्शन दिखाते रहे, सोनम वांगचुक जब अस्पताल पहुंचाए गए वो तस्वीरें हमने दिखाई, लगातार तस्वीरें मीडिया दिखा रहा है, लेकिन सर आप लोगों ने एक नैरेटिव सेट करके रखा है, अपने दिमाग में वो चीजें फीड कर ली है कि आप लोगों को मीडिया को घेरना है, तो वो आप लोग करते हैं। अब बार-बार इस पर हम भी क्लैरिफाई, हमें भी करना ठीक नहीं लगता, क्योंकि अगर आप ऐसा समझते हैं तो ठीक है। अश्वनी जी। सौम्या जी देखिए, समय भी कम है, लेकिन मैं कह रहा हूं यहाँ नैतिकता की बात हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी जो है 6 महीने तक जेल में रहे, और वहां पर जो है सब, और मनीष सिसोदिया जी इस्तीफा नहीं दे पाए। उत्तर प्रदेश में 12 से 17 तक समाजवादी की सरकार रही, एक गायत्री प्रसाद प्रजापति के ऊपर आरोप लगा था रेप का, और अखिलेश जी उनको मंचों पर घुमाते रहे। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब जाकर उनको इस्तीफा दिलवाया गया। तो ये चीजें जो है नैतिकता की बातें क्यों वहां हो जाती हैं? कांग्रेस पार्टी अलग बात करती है, राहुल जी बच्चों के लिए ही चारों तरफ बच्चों से संवाद कर, लेकिन यहां पर नहीं जाएंगे। इनके खेड़ा साहब जो है बहुत छोटे प्रतिनिधि हैं, और हमारे भाई नहीं है नड्डा साहब। क्योंकि कांग्रेस का एक कल्चर है कि जब सदन में कोई बिल पास होता है, पारित होता है, तो एक आम सांसद उठाकर बिल को फाड़ सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा रहता, मालिक है ना उस पार्टी का, तो वहां का कल्चर वो है। लेकिन यहां पर मैं इस विषय पर कहना चाहूंगा कि छात्रों की जो मांग है, सरकार उस पर गंभीरता से विचार कर रही है, तभी छात्र वहां से जंतर मंतर से अपना डेरा डंबर लेकर हटे हैं वहां से। वरना ये विरोधी दल के लोग जो आज मंच उन बच्चों को आगे करके आज लेकर जा रहे थे, ईश्वर ने बहुत अच्छा किया, कम से कम कुछ दुर्घटना नहीं घटित हुई, वरना वो भी सरकार के ऊपर ये लोग दोष लगा देते, अपने किनारे हो जाते। चढ़ाकर ये ले गए, जिस तरीके से किसान आंदोलन में 700 किसानों को इन लोगों ने ले आकर, बुजुर्गों को लेकर मरने पर मजबूर कर दिया, ये वही है। अपने लाठीचार्ज पर कहीं कोई बात नहीं उठेगी, लेकिन अगर यहां पर सरकार ने कानून व्यवस्था बनाने के लिए सदन तक उनको न पहुंचने दिया जाए, वहां तक अगर पुलिस ने रोकने के लिए शांतिपूर्वक व्यवस्था किया, हल्का लाठी बल प्रयोग किया होगा, आंसू गैस के गोले छोड़े होंगे और छोड़े हैं, तो उस पर भी सवाल उठ रहा है। मगर रही इस्तीफे की बात, तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का वो है, लेकिन एक इस्तीफा देने से कुछ नहीं बदलने वाला है। हम शिक्षा व्यवस्था में देश में आमूलचूल परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं। यही बात इन कांग्रेसियों को खटक रही है कि हमारा बनाया हुआ वामपंथी इतिहास से लेकर बहुत कुछ अब नए हुआ। रवि जी, अश्वनी जी कह रहे हैं कि इस्तीफा देने मात्र से कुछ बड़ा बदलाव नहीं आएगा। अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो वो होते रहेंगे, लेकिन बदलाव हमें पूरी व्यवस्था में लाना होगा, और उसके लिए सरकार काम कर रही है, और आप लोग सिर्फ छात्रों को उकसाने का काम कर रहे हैं। नहीं सौम्या जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मुझे 1 मिनट जरूर दीजिएगा, बोलिएगा। बिल्कुल। देखिए सौम्या जी, देश में सबसे बड़ा जो टेस्ट होता है वो होता है यूपीएससी का। और आपने कभी सुना है क्या कि यूपीएससी का पेपर लीक हो गया? कभी नहीं होता। यूपीएससी को कंडक्ट कराती है सरकारी संस्था, और सरकारी विद्यालयों में टेस्ट होते हैं, प्राइवेट प्लेयर उसमें भाग नहीं लेते हैं। इन्होंने सीबीएसई को हटा करके एनटीए को लाया, और ये जब से एनटीए आई है, पेपर लीक प्राइवेट पार्टनर जब से आए हैं तब से हुआ है। हम ये कह रहे हैं कि आपने इस देश की बच्चों के
भाग्य को, उनके इस्तकबाल को प्राइवेट प्लेयर को क्यों दे दिया? आप कराइए यूपीएससी की तरह से एग्जाम। दूसरी बात ये कह रहे थे कि हम बिल पास नहीं होने देते हैं। 2014 के बाद सौम्या जी केवल 14% बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर हुई है। 86% बिल इन्होंने बिना रेफर किए पास कर दिया। 76% बिल ये जब पास करते हैं बिना बहस का पास कर दिए। इनकी ये चलन है, 130 दिन जो सदन चला करता था 2014 से पहले, वो 48 दिन 50 दिन पे लेके आए। ये सदन की गरिमा ये रखे हुए हैं। दूसरी बात, युवाओं के लिए हम अगर ये कहते कि नहीं भाई युवाओं तुम आगे चलो हम पीछे चलते हैं, कल ये लोग यही करते, बल प्रयोग करके डंडा लाठी गोली चलाते कि इतने युवा मरवा दिया पार्टियों ने। हमने ये कहा जब कि करप्शन के अगेंस्ट आपने अन्ना हजारे जी बैठे थे, कोई पार्टी नहीं आई थी। बाबा रामदेव आए थे, कोई पार्टी नहीं आई। वहां लाठी किसने चलवाया था? आरपी सिंह जी। लो यार, अरे बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोला। नहीं मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ। रामदेव बाबा पर लाठी किसने चलवाई थी? सुन लीजिए, मैं आपको ये बता रहा हूं, अभी आप याद दिला दिए। रामदेव बाबा जो 15 लाख रुपया बांट रहे थे, वो अब 15 रुपए का दत्तमंजन बेच रहे हैं। और जो लोकपाल लेके आ रहे थे, लाठी क्या चली थी वहां? वो लंबी हो गए। चौथे दिन उसीलिए लाठी चली थी। कर्नाटक के किसानों उसीलिए चली थी आरपी भाई। लेकिन जब 3 कानून पे 736 किसान मर गए, आपको वो याद नहीं आए? लाठी हमने कर्नाटक में पिटवाया आपने। रवि प्रताप जी देखिए समय कम है, लेकिन समय कम है, मुद्दा बहुत बड़ा है। रवि जी समय कम है, मुद्दा बहुत बड़ा है और जरूरत यह है कि सरकार भी हित के बारे में सोचो और विपक्ष भी हित के बारे में सोचो। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। सरकार को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए कि आने वाले समय में इस तरीके की चीजों की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, और विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए। अगर सरकार कुछ गलत करती है तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाए, ना कि ये सीजेपी जैसी पार्टियों के पीछे खड़ी होकर राजनीति करे। सौम्या जी, सरकार एक बिल लेकर के इसी सत्र में आए कि अगर पेपर लीक होता है, कोई भी युवा का भाग्य या उसका इस्तकबाल प्रभावित होता है तो सजाए मौत होगी। अरे हमने कानून बना दिया है भाई, 10 साल की सजा है। अरे आपने तो अभी नहीं बनाया था, आपने तो अभी नहीं बनाया था। अरे 1 साल में देखिए सर, कानून बन चुका है, सजा का प्रावधान भी तय हो चुका है। सरकार अपनी तरफ से कदम उठा रही है, सरकार अपनी तरफ से कदम उठा रही है। लेकिन अश्विनी शाही जी, ये भी आपको बार बार कहना ठीक नहीं होगा कि अगर कांग्रेस की सरकार में ऐसा नहीं हुआ, कानून नहीं बने और आपने बना दिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर आपको नया कीर्तिमान स्थापित करना था तो आपकी सरकार में ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। जो जांच है वो लिपापोती ये लोग करते हैं, कानून स्वयं सजा नहीं देता। एविडेंस को हाइड करके, एविडेंस को मैनिपुलेट करके, एविडेंस को एबोलिश करके आप क्या पाएंगे? चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी, रविंद्र प्रताप सिंह जी, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए आज दिल्ली में जमकर प्रदर्शन हुआ, संसद कूच की तैयारी थी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठी चार्ज किए गए, लेकिन अंत में कहते हैं अंत भला तो सब भला। अंत में जेपी नड्डा ने सीजेपी की बात को सुना, उन्होंने अपनी मांगों को लिख कर दिया है जेपी नड्डा को, और जेपी नड्डा ने उन्हें आश्वस्त किया है वो सरकार के बीच में जाकर के इन बातों को रखेंगे और इस पर सहमति भी जताई है। और सीजेपी ने भी ये कहा है कि हमारी बातों को बहुत सकारात्मक तरीके से सुना गया है। अब आने वाले दिनों में ये जो प्रदर्शन था वो कैसा रूप लेता है, सरकार की तरफ से क्या स्टेप्स उठाए जाते हैं, वो देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश में पेपर लीक हो क्यों रहे हैं, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जाती जिसमें ये मासूम छात्र जो मेहनत करते हैं उन्हें सुसाइड क्यों करना पड़ गया। और विपक्ष को सोचना चाहिए, इस तरीके से बातें बोलने से कुछ नहीं होगा। विपक्ष को यह समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि सीजेपी जैसी पार्टियां जिसका भी कोई अस्तित्व भी नहीं है, वो सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा पा रहे हैं, तो विपक्ष